क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप पूरी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, मतलब दिन रात एक कर दिया है, लेकिन फिर भी गाड़ी वहीं की वहीं फंसी हुई है? करियर में एक ऐसी दीवार आ गई है जिसे आप तोड़ नहीं पा रही, या बस हर सुबह उठते ही एक थकान, एक बर्नआउट सा महसूस होता है? बिल्कुल होता है। और मन में ये सवाल उठता है कि यार, कुछ लोग इतनी आसानी से सफल और खुश कैसे हो जाते हैं, जबकि हम यहाँ बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम कोई अलग ही रूल बुक से खेल रहे हैं। ये जो अपने फंसे होने की फीलिंग बताई है ना, ये आज के दौर की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि हम इसका जवाब हमेशा बाहर ढूंढते हैं। शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए, कोई नया कोर्स करना चाहिए, या शायद मेरी किस्मत ही खराब है। हाँ, किस्मत को दोष देना सबसे आसान है, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में कहते हैं कि असली जवाब, असली खजाना वो हमारे अंदर ही छिपा है। ये किताब कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक तरह से हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर मैनुअल है। अच्छा, यूजर मैनुअल? हाँ, ये समझाती है कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे अवचेतन मन कहते हैं, जो या तो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकती है या हमें वहीं गोल गोल घुमाती रह सकती है। ठीक है, तो चलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं। चेतन मन, अवचेतन मन, मतलब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। ये शब्द हमने सुने तो बहुत हैं, पर असल में ये है क्या? क्या ये दिमाग के दो अलग अलग हिस्से हैं? किताब इसे कैसे समझाती है? किताब में ना एक बहुत ही शानदार और सरल उदाहरण दिया गया है, एक जहाज का। जहाज का? हाँ, और इसे समझते ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सोचिए कि हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड उस जहाज का कप्तान है। ओके, कप्तान। वो जहाज के ब्रिज पर खड़ा है, दूरबीन से देख रहा है, मैप्स पढ़ रहा है, सोच समझकर तर्क लगाकर ये तय कर रहा है कि जहाज को किस बंदरगाह पर जाना है। सारे बड़े फैसले कप्तान लेता है। सही है, वो हमारा लॉजिकल सोचने समझने वाला हिस्सा है। तो फिर अवचेतन मन कहाँ फिट होता है? हमारा अवचेतन मन वो उस जहाज के इंजन रूम में काम करने वाली टीम की तरह है। अच्छा, इंजन रूम? हाँ, उस टीम को ये नहीं पता कि जहाज कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, या रास्ते में कोई खतरा है या नहीं। उन्हें बस एक ही चीज पता है कि कप्तान का आदेश मानना है। बस कप्तान जो भी आदेश देगा उसका पालन करना है। अगर कप्तान कहता है फुल स्पीड अहेड, तो वो कोयला झोंक कर इंजन को पूरी रफ्तार से चला देंगे। अगर कप्तान कहता है इंजन बंद करो, तो वो तुरंत बंद कर देंगे, वो सवाल नहीं करते। अरे वाह, ये तो बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि असली खेल कप्तान के आदेशों का है, और मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोगों का कप्तान बहुत खराब आदेश दे रहा है। बिल्कुल, यहीं पर सारी गड़बड़ होती है। जब हमारा चेतन मन, हमारा कप्तान, दिन भर खुद से ये कहता है मैं ये इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकता, बिजनेस करना मेरे बस की बात नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, हाँ, या मैं कभी इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा, तो ये कप्तान का सीधा आदेश होता है। और इंजन रूम यानी हमारा अवचेतन मन इन आदेशों पर कोई बहस नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि ये आदेश हमारे लिए अच्छा है या बुरा। वो बस अपनी पूरी शक्ति के साथ इन नकारात्मक आदेशों को हकीकत में बदलने में जुट जाता है। और फिर वो ऐसे हालात पैदा कर देगा कि आप इंटरव्यू में घबरा जाएं, बिजनेस में गलत फैसले लें। सही, और पैसे आपके पास आके भी चले जाएं। और फिर हम सोचते हैं कि देखो, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी किस्मत खराब है। हम अपनी ही भविष्यवाणी को सच साबित कर देते हैं। एग्जैक्टली, वी क्रिएट आवर ओन सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। किताब का सबसे पहला और बड़ा सबक यही है, अपने जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में लो। अपने चेतन मन को एक अच्छा कप्तान बनना सिखाओ, ताकि तुम्हारा शक्तिशाली अवचेतन मन तुम्हें सही मंजिल की ओर ले जाए, न कि चट्टानों से टकरा दे। बिल्कुल सही। ये कप्तान वाली बात तो समझ में आ गई, पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो मुझे हमेशा परेशान करता है। ये सब सुनने में पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा होगा जैसा लगता है। हाँ, लेकिन क्या सिर्फ सोचने से कुछ बदल सकता है? मैं यहाँ बैठी बैठी सोचूं कि मैं बहुत अमीर हूं, तो क्या मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? ये थोड़ा जादू ही नहीं लगता? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस कॉन्सेप्ट को यहीं गलत समझ लेते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कैसे? किताब इसे विश्वास का नियम यानी द लॉ ऑफ बिलीफ कहती है। देखिए, फर्क समझिए। पॉजिटिव थिंकिंग होती है जब आप मन में चल रही नेगेटिव बात को दबाकर ऊपर से कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं। हाँ, अंदर से आवाज आ रही है, मैं ये नहीं कर सकती, और आप जबरदस्ती बोल रहे हैं मैं कर सकती हूँ। हाँ,
और मन ही मन पता होता है कि मैं खुद को बेवकूफ बना रही हूं। बिल्कुल सही है। और आपका अवचेतन मन जबरदस्ती को नहीं बल्कि गहरे विश्वास को पकड़ता है। उसके लिए आपका सच वो नहीं है जो आप बोलते हैं, बल्कि वो है जो आप अंदर से गहराई से मानते हैं। अच्छा, वो तर्क नहीं करता, वो सिर्फ महसूस करता है। अगर आपका चेतन मन किसी बात को पूरी तरह से स्वीकार कर ले बिना किसी शक के, तो अवचेतन मन के लिए वही हकीकत बन जाती है। मतलब अगर मैं दिल से मान लूं कि मैं स्वस्थ हूं, भले ही डॉक्टर ने कुछ और कहा हो, तो मेरा अवचेतन मन उस विश्वास पर काम करना शुरू कर देगा। हाँ, किताब तो यही कहती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें दुनिया भर के धर्मों में देखने को मिलता है। वो कैसे? किताब एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहती है। जब किसी की प्रार्थना सफल होती है तो ये किसी विशेष भगवान, मूर्ति या रस्म की वजह से नहीं होती। तो फिर? यह उस व्यक्ति के गहरे अटूट विश्वास और मानसिक स्वीकृति की वजह से होती है। जब एक बौद्ध, एक ईसाई, एक मुस्लिम या एक हिंदू पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करता है, तो वे सब एक ही यूनिवर्सल कानून का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, विश्वास का कानून। वाह, उनका अवचेतन मन उनके धर्म पर नहीं, उनके विश्वास की गहराई पर प्रतिक्रिया करता है। ये तो बहुत गहरी बात है। इसने तो धर्म को भी एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से देख लिया। तो अगर इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करें, जैसे किताब में वो पैसे वाला उदाहरण है, जब हम कोई महंगी चीज देखकर कहते हैं अरे ये तो मैं खरीद ही नहीं सकती, तब आप अपने कप्तान से एक फाइनल ऑर्डर पास करवा रही हैं। आपने एक फैसला सुना दिया। आपका अवचेतन मन उसे एक आदेश की तरह लेता है और ये पक्का करता है कि आपके पास उसे खरीदने के लिए कभी पैसे ना हो। वो आपके खर्चे बढ़ा देगा या कमाई के रास्ते बंद कर देगा। तो क्या करें? किताब कहती है कि इस विनाशकारी वाक्य को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। इसके बजाय एक बेहतर विचार चुनो। उस चीज को देखो और कहो, मैं इसे खरीदूंगी, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करती हूं। लेकिन सिर्फ कहने से क्या होगा? हकीकत तो यही है कि बैंक में पैसे नहीं हैं। जब आप ये कहती हैं तो आप अपने अवचेतन मन को एक नया ब्लूप्रिंट, एक नया लक्ष्य देती हैं। आप उसे कमी से हटाकर संभावना पर फोकस करवाती हैं। अच्छा। इसके बाद आपका दिमाग उन मौकों को देखना शुरू कर देता है जिन्हें वो पहले नजरअंदाज कर रहा था। शायद आपको कोई नया आइडिया आएगा, कोई साइड प्रोजेक्ट मिलेगा या कहीं से रुका हुआ पैसा आ जाएगा। आपका अवचेतन मन रास्ते खोजना शुरू कर देता है। जैसा कि किताब कहती है, अपने विचार बदलो और तुम अपनी किस्मत बदल दोगे। ये इतना ही सीधा और इतना ही गहरा है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत दिलचस्प है। हमें अपने चेतन मन से सही आदेश देने हैं और उन्हें सिर्फ बोलना नहीं बल्कि उन पर विश्वास करना है। लेकिन यहाँ एक और मुश्किल है। क्या? हम सब एक खाली स्लेट लेकर तो पैदा नहीं हुए। बचपन से लेकर आज तक हमारे माता पिता, शिक्षक, दोस्त, समाज, सब ने मिलके हमारे दिमाग में न जाने कितनी वो बातें भर दी हैं। सही बात है। तुम काफी अच्छी नहीं हो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। ये बातें तो हमारे अवचेतन मन में सीमेंट की तरह जम गई हैं। इन गहरी जमी हुई जड़ों को कैसे उखाड़ा जाए? ये इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी और सबसे व्यवहारिक चुनौती है। और किताब इसे स्वीकार करती है कि हमारा अवचेतन मन सुझावों पर काम करता है। बुरी खबर यह है कि हम जिंदगी भर अनजाने में दूसरों से नकारात्मक सुझाव, मतलब हेट्रो सजेशंस लेते रहते हैं। और उन्हें सच मान लेते हैं? हाँ, कोई बॉस कह देता है तुम क्रिएटिव नहीं हो और हम उससे अपनी पहचान बना लेते हैं। तो अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि जैसे हम दूसरों से सुझाव ले सकते हैं, वैसे ही हम जानबूझकर खुद को भी सुझाव दे सकते हैं। इसे किताब ऑटो सजेशन यानी ऑटो सजेशन कहती है। ओके। ये एक तरह से पुराने नकारात्मक सॉफ्टवेयर को हटाकर नया सकारात्मक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जैसा है। आप जानबूझकर अपने अवचेतन मन को वो बातें बताते हैं जो आप बनना चाहते हैं और धीरे धीरे वो उन पुरानी बातों को बदल देती हैं। तो ये कैसे करते हैं? क्या बस आईने के सामने खड़े होकर चिल्लाना है कि मैं सफल हूं, क्योंकि वो तो बहुत बनावटी लगता है? नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही शांत और गहरी प्रक्रिया है। जैसे जब भी मन में वो पुरानी आवाज आए कि मैं ये नहीं कर सकती, तो उसे लड़ने के बजाय शांति से एक शक्तिशाली विचार दोहराएं जो किताब में दिया गया है। क्या है वो विचार? मैं अपने अवचेतन मन की अनंत शक्ति से सब कुछ कर सकती हूं। इसे बार बार भावना के साथ दोहराने से ये नया विचार पुराने नकारात्मक विचार की जगह लेना शुरू कर देता है। ये दिमागी कसरत की तरह है। पहली बार में शायद अजीब लगे, लेकिन लगातार करने से यह आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है। क्या किताब में कोई खास तकनीक बताई गई है जिसे लोग आज से अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर सकें?
कोई प्रैक्टिकल टूल। हाँ, और ये शायद किताब की सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है। इसे सोने की तकनीक या द स्लीपिंग टेक्निक कहा गया है। सोने की तकनीक? हाँ, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है। सुनने में काफी आसान लग रहा है। ये काम कैसे करती है? इसका लॉजिक बहुत गहरा है। रात को सोने से ठीक पहले का जो समय होता है, जब हम नींद और जागने के बीच की क्या कहते हैं अवस्था में होते हैं, ड्राउजी स्टेट। हाँ, उस ड्राउजी स्टेट में हमारा चेतन मन लगभग सो चुका होता है। दिन भर की चिंताएं, तर्क, शक सब शांत हो जाते हैं और ठीक इसी पल हमारे अवचेतन मन का दरवाजा सबसे ज्यादा खुला होता है। वो एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है जिसमें आप जो भी बीज बोएंगे वो आसानी से उग जाएगा। बिल्कुल। तो उस वक्त हमें करना क्या है? बीज बोने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जो भी चीज अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहती हैं उसे एक शब्द में समेट लें। मान लीजिए आपको बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, तो आपका शब्द है स्वास्थ्य। और अगर आर्थिक सफलता चाहिए तो आपके शब्द हैं धन या सफलता। अब बिस्तर पे आराम से लेटकर उस शब्द को धीरे धीरे शांति से एक लोरी की तरह अपने मन में दोहराएं। स्वास्थ्य, 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 या सफलता, सफलता। और इसे महसूस करने की कोशिश करें। हाँ, यही जरूरी है। सफलता की भावना कैसी होगी, स्वस्थ होने का एहसास कैसा होगा, बस इस भावना और शब्द के साथ धीरे धीरे नींद में चले जाएं। और फिर क्या होता है? क्या ये बस एक रात में काम करता है? नहीं, ये जादू नहीं, विज्ञान है। किताब बताती है कि जब आप सो जाते हैं तो आपका चेतन मन तो आराम करता है, लेकिन आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। वो 24 घंटे काम करता है। अच्छा। और आपके सोने से पहले के जो आखिरी विचार थे, वो उन्हें एक आदेश की तरह ले लेता है और रात भर उन पर काम करना जारी रखता है। वो उन बीजों को पोषित करता है। वो ऐसे रास्ते और समाधान ढूंढना शुरू कर देता है जो आपके चेतन मन ने कभी सोचे भी नहीं थे। मतलब इसे लगातार करना होगा? हाँ, इसे लगातार कुछ हफ्तों तक करने से आप पाएंगी कि आपके सोचने का तरीका, आपके फैसले और आपके आसपास के हालात बदलने लगे हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी तकनीक है। वाकई, ये तो सिर्फ एक झलक है। ये किताब सिर्फ कुछ टिप्स नहीं दे रही, ये हमारे दिमाग को देखने का पूरा नजरिया बदल रही है। ये हमें एक विक्टिम की मानसिकता से निकालकर हमारे जीवन का निर्माता बनाती है। ये सिखाती है कि हमारे विचार सिर्फ हवा में नहीं तैरते, वो असल में वो औजार हैं जिनसे हम अपनी किस्मत गढ़ते हैं। बिल्कुल। और मैं सीधे प्रोग्रेस विद प्रवीण के दर्शकों से कहना चाहता हूं, अगर आप इस तरह के और गहरे विश्लेषण चाहते हैं जो आपको सिर्फ जानकारी न दें बल्कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही व्यवहारिक और शक्तिशाली उपकरण भी दें, तो प्रोग्रेस विद प्रवीण को सब्सक्राइब करना जरूरी करें। हाँ, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद सिर्फ ज्ञान बांटना नहीं बल्कि तरक्की में भागीदार बनना है। एकदम सही। और जाने से पहले हम आप सबसे एक सवाल पूछना चाहते हैं जिसका जवाब हम कमेंट्स में पढ़ना चाहेंगे। आज आपकी जिंदगी में वो कौन सी एक गहरी जमी हुई मान्यता या विश्वास है जिसे आप बदलना चाहती हैं? या ऐसे कौन सी अगली किताब है जिस पर आप चाहते हैं कि प्रवीण इसी तरह की गहरी चर्चा करें? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और एक आखिरी विचार छोड़कर जा रहा हूं, अगर आपका मन एक बगीचा है और आपके विचार बीज हैं, तो आज 1 मिनट रुककर जरूर सोचिए कि आप अनजाने में कौन से खरपतवार के बीज बो रहे हैं। क्योंकि आप चाहें या ना चाहें, कल आप उन्हीं की फसल काटेंगे। चुनाव आपका है।